भारत अपनी सबसे पुरानी लाइफलाइन यानी अपनी नदियों को भविष्य के एक नए इकोनॉमिक हाईवे में कैसे बदल रहा है। तो चलिए आज हम इसी विशाल बदलाव की कहानी को देखते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को एक नया आकार दे रही है। देखिए, भारत की इकोनॉमी तेजी से दौड़ रही है, पर इस दौड़ में सामान कैसे चलेगा। सड़कें पूरी तरह से जाम हैं, रेलवे वो भी अपनी पूरी कैपेसिटी पर है। तो सवाल ये है कि जब देश को इतना सारा माल ढोना है तो रास्ता आखिर निकलेगा कहाँ से। तो इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? भारत के इतिहास में ही, उसकी नदियों में। ये देश के सबसे पुराने हाईवे हैं जिन्हें अब भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये एक ऐसा सल्यूशन है जो न सिर्फ सस्ता है बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी कई बेहतर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बहता हुआ समाधान आखिर है कितना विशाल और इसमें भारत के लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह से बदलने की कितनी ताकत है। 111 ये नंबर याद रखिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पूरे देश में कुल 111 जलमार्गों को नेशनल वाटरवेज का दर्जा दिया गया है और यही एक बहुत बड़े नेटवर्क की नींव है। और ये 111 जलमार्ग मिलकर 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा एक नेटवर्क बनाते हैं। सोच कर देखिए, ये भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने जैसा है, बस नदियों के रास्ते से। ये आने वाले समय में भारत की इकोनॉमिक आर्टरीज को आप समझ लीजिए पूरी तरह से रीडिफाइन कर सकता है। तो आखिर ये इनलैंड वाटरवेज होते क्या हैं? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। मतलब देश के अंदर बहती हुई नदियां, नहरें या झीलें जिन पर जहाज चल सकते हैं। सिंपल, जैसे गंगा नदी एक नेचुरल वाटरवे है, वैसे ही कई नहरें भी इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये पानी के वो रास्ते हैं जो सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा वो है इसकी कैपेसिटी। सिर्फ एक जहाज लगभग 125 ट्रकों का सामान उठा सकता है। जरा सोचिए, एक बार में 125 ट्रक सड़क से गायब। मतलब साफ है, कम जाम, कम पोल्यूशन और एफिशिएंसी कहीं ज्यादा। लेकिन इस जबरदस्त कैपेसिटी को हकीकत में बदलने के लिए आखिर चाहिए क्या? एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब देखते हैं कि इस पूरे नेशनल इनिशिएटिव की जो फिजिकल बैकबोन है उसे कैसे बनाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा और फ्लैगशिप एग्जाम्पल है जल मार्ग विकास परियोजना। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से गंगा नदी यानी नेशनल वाटरवे 1 पर फोकस्ड है। वर्ल्ड बैंक की मदद से वाराणसी से हल्दिया तक नदी को गहरा किया जा रहा है। क्यों? ताकि बड़े बड़े कार्गो शिप्स आराम से निकल सकें। और बात सिर्फ नदी की गहराई की नहीं है। वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मॉडर्न मल्टी मॉडल टर्मिनल भी बन चुके हैं जो नदी को सीधा सड़क और रेल से कनेक्ट करते हैं। और हाँ, ये कहानी सिर्फ गंगा तक सीमित नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो कनेक्टिविटी हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रही है, लेकिन वहाँ ये वाटरवेज एक रियल गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों पर नए और बेहतर टर्मिनल बन रहे हैं। असम का पांडु पोर्ट एक बड़े लॉजिस्टिक्स हब की तरह डेवलप हो रहा है। और इतना ही नहीं, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 7 मंदिरों को जोड़ने वाला एक रिलीजियस सर्किट भी शुरू किया गया है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, लेकिन ये नए वाटर हाईवेज सिर्फ कंक्रीट और स्टील से नहीं बन रहे। इन्हें स्मार्ट और इम्पॉर्टेंटली इको फ्रेंडली बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी जम के इस्तेमाल हो रहा है। अब ये देखिए, ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन है वाटरवेज के लिए। CARD जैसा पोर्टल कार्गो के मूवमेंट का पूरा डेटा रखता है। LADIS, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शिप्स को रियल टाइम में पानी की गहराई बताता है। पानी जैसा मोबाइल ऐप है जिससे सारी जानकारी बस एक क्लिक पर मिल जाती है। तो इस सब से होता क्या है? पूरा सिस्टम सेफ और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फोकस है सस्टेनेबिलिटी पर। इसके लिए हरित नौका गाइडलाइंस बनाई गई हैं और इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। साल 2047 तक इंडिया के सभी इनलैंड वेसल्स फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर ग्रीन टेक्नोलॉजी पर चलेंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ा एनवायरमेंटल गोल है। तो इस बड़े गोल तक पहुंचेंगे कैसे? ये रहा उसका रोडमैप। 2030 से शुरुआत करके 2047 तक हर स्टेज के लिए क्लियर टारगेट सेट किए गए हैं। कार्बन एमिशन को कम करना है, ग्रीन फ्यूल्स को अपनाना है और आखिर में एक पूरी तरह से सस्टेनेबल वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना है। तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई, लेकिन इस सब का जमीन पर एक्चुअल में असर क्या हो रहा है? चलिए अब कुछ नंबर्स देखते हैं कार्गो और टूरिज्म से जुड़े। आंकड़े सच में कमाल के हैं।
देखिए, सिर्फ नेशनल वाटरवे 1 की बात करें, यानी गंगा नदी पर, तो पिछले 1 दशक में कार्गो ट्रैफिक में 220% का इजाफा हुआ है। 220%! इसका साफ मतलब है कि इंडस्ट्री अब इस नए ऑप्शन को सीरियसली ले रही है और इससे सड़कों और रेलवे पर प्रेशर भी कम हो रहा है। कार्गो तो एक तरफ है, लेकिन टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां इन वाटरवेज का असर दिख रहा है। इसके लिए रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 तैयार किया गया है। ये एक 4 स्तंभों वाली स्ट्रैटेजी है जिसका मकसद है इंडिया के रिवर क्रूज पोटेंशियल को पूरी तरह से अनलॉक करना। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पॉलिसी तक सब कुछ शामिल है। और ये सिर्फ प्लान नहीं है, रिजल्ट्स भी सामने हैं। जरा सोचिए, जहां 2014 में सिर्फ 3 क्रूज जहाज थे, वहीं आज 25 हैं और ये जहाज साल में 400 से भी ज्यादा ट्रिप्स कर रहे हैं। तो साफ है, इंडिया में रिवर क्रूजिंग एक नए और एक्साइटिंग टूरिज्म इंडस्ट्री के रूप में उभर रही है। तो पूरी बात का सार क्या है? यही कि पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीजें मिलकर भारत की नदियों के लिए एक बिल्कुल नया फ्यूचर लिख रही हैं। ये सिर्फ माल ढोने की बात नहीं है, बल्कि एक सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाने की बात है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, जब भारत की नदियां सच में इसकी नई इकोनॉमिक आर्टरीज बन जाएंगी, तो इनसे और कौन से बदलाव बहेंगे? ये सिर्फ सामान की आवाजाही नहीं, बल्कि नदी किनारे बसे समुदायों, लोकल बिजनेस और पूरे एनवायरनमेंट के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। देखना होगा कि ये बहती नदियां आने वाले कल में देश को किस दिशा में ले जाती हैं।